ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। शाम के 4 बज रहे हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। और बात करते हैं गोवा क्लब में हुए अग्निकांड मामले की, जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। क्लब में अग्निकांड को लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया है और पुलिस ने जानकारी दी है कि 10 लोगों के शवों की शिनाख्त हो चुकी है। बाकी के शवों का पोस्टमार्टम जारी है। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस, ये दावा किया गया है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मैनेजर को गिरफ्तार करने की बात सामने आई थी। वहीं इस नाइट क्लब के मालिक के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो 25 लोगों की जान गई है, 10 लोगों के शवों की शिनाख्त हो चुकी है और बाकी के शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। भीषण अग्निकांड में देर रात 25 लोगों की जान चली गई है। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग भड़की। जिस वक्त आग भड़की उस वक्त बड़ी संख्या में नाइट क्लब के अंदर लोग मौजूद थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। अचानक आग की चिंगारियां शोलों में तब्दील हुई और उसके बाद पूरे नाइट क्लब को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और यहां भयावह मंजर देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें डराने वाली हैं। 10 लोगों के शवों की शिनाख्त कर ली गई है और बाकी के शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है, पुलिस ने जानकारी दी है। नाइट क्लब में हुए अग्निकांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोवा के सीएम से बात की थी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस पूरे मामले में जांच का भरोसा दिया है। मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर 25 मौतों का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही की वजह से इन 25 बेगुनाह लोगों की जान गई है। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि 10 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है, 10 शवों की पहचान कर ली गई है और बाकी के शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, पहचान की जा रही है। और ये उस वक्त की तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरह से क्लब में डांस चल रहा था, लोग वहां एंजॉय कर रहे थे और अचानक वहां चिंगारियां नजर आने लगती हैं। इसके बाद वहां अचानक से देखिए, आप तीसरी तस्वीर में देखेंगे, धुआं फैलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में लोग अलर्ट हुए। कई लोग बाहर निकल गए, लेकिन कुछ लोग जो बदकिस्मत थे वो अंदर ही फंस गए और ऐसे 25 लोगों की मौत हो गई है। भीषण हादसे की ये तस्वीर जिस वक्त आग शुरू हुई, देखिए पहली तस्वीर में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखें, लाल निशान जो हम आपको दिखा रहे हैं, एरो मार्क, ऊपर चिंगारियां उठती हुई नजर आ रही हैं। और तीसरी तस्वीर में देखेंगे, आग बढ़ रही थी, धुआं काफी तेजी से फैल रहा था और लोग तब तक अलर्ट हो चुके थे, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे। पार्टी चल रही थी, शनिवार का दिन था, शनिवार की रात थी और ऐसे में यहाँ पर क्लब में बड़ी आबादी थी। सभी लोग खुशकिस्मत नहीं रहे, बाहर नहीं निकल पाए और 25 लोगों ने इस आग में अपनी जान गंवा दी है। मरने वालों में अधिकतर इस क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या कर्मचारी जो थे उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी, समय पर बाहर नहीं निकल पाए। सबसे बड़ा सवाल यह है, गोवा में 25 मौत का गुनहगार कौन है? आखिरकार इन 25 लोगों की जो जान गई है, इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? नाइट क्लब में आग से निपटने के इंतजाम क्यों नहीं थे? कहीं भी जहां पर लोगों की भीड़ होती है वहां पर आपातकाल के लिए इंतजाम किए जाते हैं, इमरजेंसी के लिए, सिचुएशन के लिए वहां पर इंतजाम होते हैं, लेकिन सुरक्षा नियम का पालन क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। जहां पर ज्यादा लोग होते हैं वहां एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट भी होता है और ऐसे में सुरक्षा नियम की अनदेखी करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई कब होगी? सीएम प्रमोद सावंत ने भरोसा जरूर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहीं सिर्फ खाना पूर्ति तो नहीं होगी। इस पूरे मामले को लेकर के सीएम प्रमोद सावंत ने भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई की जाएगी, जो भी जिम्मेदार है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं विपक्षी पार्टी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार को भी घेरा है। गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में पहली बार इस तरह के जो आरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। जिस क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहाँ पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके, लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। ये जो घटना घटी है, ये मुझे लगता है प्लान तरीके से एक मर्डर है, क्योंकि जब अभी
सब बातें बाहर आने लगी हैं। जिस सोर्सेस से हमको पता चला है, जो स्थानिक सरपंच, इस विलेज पंचायत के सरपंच ने कल रात में घटनास्थल में बोला कि इसको डिमोलिशन का ऑर्डर निकाला गया था, बट जो ये लोग क्लब चलाते हैं, ये मंत्रियों को, अधिकारियों को अपनी जेब में डाल के ब्राइब दे के, करप्शन करके स्टे लाते हैं। यही यहाँ पे हुआ है। जब एक स्ट्रक्चर को इलीगल तहत पे जब डिमोलिशन ऑर्डर होता है, तो ये क्लब 1 साल से कैसे चल रहा है, ये मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जवाब देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों से आए साधु संतों और लगभग 5 लाख सनातन धर्मावलंबियों के भाग लेने का दावा किया जा रहा है। ब्रिगेड ग्राउंड में 3 भव्य मंच बनाए गए, जहां लगभग 150 संत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भूमि पूजन के साथ किया गया। इस आयोजन में ज्ञानानंद महाराज जी मुख्य अतिथि रहे। साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, सम्मानित साध्वी ऋतंबरा ने भी गीता पाठ किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी ब्रिगेड ग्राउंड में सभा को संबोधित किया। तो कोलकाता के मशहूर परेड ब्रिगेड ग्राउंड की यह तस्वीर देखिए। यहां पर बाबा बागेश्वर भी सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे, जिनकी संख्या 5 लाख तक होने का दावा किया जा रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मंच पर नजर आए और उनके साथ बड़ी संख्या में भगवा वेशधारी साधु संत भी मंच पर पहुंचे हुए नजर आए। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी गीता पाठ किया और इस दौरान यह बयान भी दिया और कहा कि हम भारत में तनी नहीं बल्कि सनातनी चाहते हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। और अलग अलग तस्वीरें देखिए। सनातन का संदेश दिया गया। कोलकाता के परेड ब्रिगेड ग्राउंड से संतों की मौजूदगी रही। 150 से ज्यादा सम्मानित संत यहां पहुंचे। शौर्य का प्रदर्शन भी किया गया। पारंपरिक यहां पर जो हथियार होते हैं सांकेतिक तौर पर लहराए गए और यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। समवेत गीता का पाठ किया है। बताया जा रहा है कि 5 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे गीता का सामूहिक पाठ करने के लिए। साध्वी ऋतंबरा ने इस मौके पर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। 5 लाख लोग एक साथ आ रहे हैं, तो जब हमारी सामूहिक शक्ति होती है, सज्जन जब सम्मिलित होते हैं, तो धर्म की जय जयकार होती है। भगवान ने गीता का गीत गाया ताकि किसी भी परिस्थिति में हम डट के खड़े रह सकें। अपने आंतरिक शत्रु जो हमारे चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हमें दुर्बल करते हैं, उस पर हम अंकुश कर सकें। सामाजिक दृष्टि से बाकी सारी दीवारें ध्वस्त हों और हम सब एक हों, इसलिए ये समष्टि का गीत है जो बहुत शुभकारी है। और खबर गवाह है में बात करते हैं इंडिगो संकट की, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। पिछले 5 दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने और एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी की वजह से लोग बेहाल हैं। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला आज भी जारी है। लगभग 550 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। बेंगलुरु से ही अकेले इंडिगो की 175 उड़ानें रद्द हुई हैं, जबकि हैदराबाद से 115 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। दिल्ली से इंडिगो की 109 उड़ानें कैंसिल की गई हैं, जबकि लखनऊ से इंडिगो की 5 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भी इंडिगो की 3 उड़ानों को रद्द किया गया। वहीं चेन्नई से इंडिगो की 38 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। जयपुर से इंडिगो की 5 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जबकि मुंबई से इंडिगो की 112 उड़ानें रद्द की गई हैं। यानी जो बड़े सेंटर हैं उनमें प्रति सेंटर 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। और सोचिए जरा, जिन लोगों ने महीनों पहले से अपनी बुकिंग की हुई थी, जो इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि वे अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंच जाएंगे, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और उस पर भी यहां और ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि इंडिगो की तरफ से जानकारी भी पर्याप्त नहीं दी जा रही है। लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और तब उन्हें मालूम चलता है कि उनकी उड़ान जिस पे वो सफर करने वाले थे वो रद्द कर ली गई है। और ऐसे में उनके पास कोई चारा नहीं बचता है और उनकी नाराजगी की तस्वीरें, उनकी बेबसी की तस्वीरें एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है।
मुंबई एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की समस्या कम नहीं हुई है। भले ही यात्री अब T1 एयरपोर्ट पर कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। मेरे साथ एक सज्जन हैं जो इंडिगो से यात्रा करना चाह रहे हैं, लेकिन सर कई दिनों से आप शायद यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। क्या कुछ दिक्कत है, कहाँ से हैं, मुझे विस्तार में बताइए। देखिए, मैं प्रोफेसर अनिल कुमार, मैं निदेशक शिक्षा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ज्ञात हुआ कि इंडिगो के प्रबंधन में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं बराबर इंतजार कर रहा था कि कल तक कोई मैसेज आ जाए कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई है। तो कोई इनकी फ़्लाइट कैंसिल का कोई हमारे पास मैसेज नहीं आया। आप जाना चाहें तो कल जा सकते हैं, और कल भी हम पहुंचेंगे वो इवनिंग में। आज मेरी डॉटर का बर्थडे है, मेरी ट्विंस डॉटर हैं। आप देखिए, वो एंक्सियसली मेरा इंतज़ार कर रही हैं, और मैं कैसे पहुंचूं, क्योंकि मेरे को ही कहीं केक की व्यवस्था करना था, कहीं और चीज़ों को लाना था। अब बच्चे एक साल में एक बार इंतज़ार करते हैं कि पेरेंट्स साथ में हों और हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो मैंने कहा कि भाई मुझे पहुंचा दीजिए किसी अल्टरनेटिव फ़्लाइट से। तो कहना कि आप ये अपना एक्सप्लोर करिए, हमारा नहीं है। इस वक्त हम लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और जो आज भी विमान की समस्या है वो विमान यात्रियों को परेशान कर रही है। इंडिगो की 5 फ्लाइट कैंसिल है। आप देखिए, ये सामने यहाँ पर बता रहा है, और जो विमान यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नाम जानेंगे आपका? दिलीप भट्ट। दिलीप जी, कहाँ जाना है, कहाँ से आए? मुंबई जा रहे हैं। हम लोग मुंबई से कानपुर आए थे 3 तारीख को। वहाँ से हमारी 5 तारीख को फ्लाइट थी। पहले उन्होंने बोर्डिंग पास भेजा, सब कुछ था, एंड सडनली मैसेज आया कैंसिल कर दी। वहाँ से हम लोग टैक्सी लेके लखनऊ आए। मैंने एक टिकट बुक किया है 25-26 हज़ार रुपये पर पर्सन। इसमें ये अभी हम जा रहे हैं अकासा में। मुझे मुंबई जाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ है, जिसके लिए हमें जाना था। कल ऑपरेशन था, हम नहीं पहुंच पाए, और अभी हम 25-26 हज़ार रुपये का अकासा का टिकट लेके मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं। इंडिगो की फ़्लाइट्स जिन जिन लोगों ने ली है उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है, और अभी भी मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। जिनकी बुकिंग शेड्यूल्ड है पहले से, उनको कैंसिलेशन के मैसेज आ रहे हैं। और ये शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं, क्या नाम है? लाल बाबू। कड़ाई थी 1 तारीख को, 1 दिसंबर। ठीक है, फिर क्या हुआ? और शाम को मैसेज आया था कैंसिलेशन का। फिर हम मैसेज आने के बाद भी आए कि कोई अल्टरनेट मिल जाएगा। हाँ, इसलिए आए। फिर इन्होंने 11 तारीख को टाइम दिया, 11 तारीख का टिकट बना के दिया है। फिर उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कैंसिल होगा या नहीं होगा। हाँ, उसमें वो भी कैंसिल हो सकती है। आम लोग जब टिकट कराते हैं इस तरह आए और फिर पता चला कि टिकट कैंसिल हो गया, क्या दिक्कत है? अगर आपके थ्रू मैं समझना चाहूँ, आपकी निजी परेशानी। तो आप निजी परेशानी तो आने जाने में परेशान नहीं है, और क्या। कहीं से भी, हम तो गाँव देहात का लोग हैं। गांव से सुबह उठ के फिर उधर गाड़ी भी मिलता नहीं 4 बजे, वहाँ से फिर बस स्टेशन जाओ या रेलवे स्टेशन आओ, ट्रेन पकड़ो, फिर ट्रेन से इधर आओ, इधर से फिर धक्का खाते हुए टेम्पू से इधर आओ, ऑटो से इधर आओ। ऐसे ही परेशानी है सबको, और क्या। पैसे अलग खर्चे हो रहे हैं आने जाने का, वही को सरकार छोड़ दे रहे हैं हमें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी टूट चुकी है। मंधाना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए हफ्तों से चल रही अटकलों पर विराम लगाया और कहा कि उन्होंने शादी कैंसिल करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी। स्मृति के बाद पलाश मुच्छल ने शादी टूटने की जानकारी दी और उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर शादी टूटने की बात कही। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके बारे में अफवाहें फैलाई गई, उनके बारे में अनाप शनाप चीजें लिखी गई और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन स्मृति मंधाना ने यहां सिर्फ इतना कहा कि वे अब सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करना चाहती हैं, देश के लिए ज्यादा से ज्यादा उपलब्धियां हासिल करना चाहती हैं, उनकी और उनके परिवार की निजता का सम्मान किया जाए। शादी टूटने पर स्मृति ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से मुझे लेकर के काफी बातें हो रही थी, लेकिन मैं साफ करना चाहती हूं कि शादी रद्द कर दी गई है। मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हूं। आप सभी से विनती है कि इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें आगे बढ़ने का समय दें। मेरा मानना है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है और मेरे लिए वो उद्देश्य हमेशा अपने देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करना है। मैं ज्यादा से ज्यादा खेलना और देश के लिए ट्रॉफियां जीतना चाहती हूं। मेरा ध्यान सिर्फ इसी पर रहेगा। आप सभी का शुक्रिया। अब आगे बढ़ने का समय है। यानी अब स्मृति मंधाना ने साफ कर दिया है कि शादी की बात अब पीछे छूट चुकी है, अब शादी पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। और इस पर पलाश मुच्छल ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और निजी रिश्तों से दूर रहने का फैसला किया है। ये पलाश मुच्छल का वर्जन है। मेरे लिए दुखद है कि लोग मेरे बारे में अफवाहों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 23 तारीख को जो शादी होनी थी अचानक से कैंसिल उस वक्त रोक दी गई थी।
पलाश बोले हैं कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन समय है। पलाश मुच्छल का यह कहना है कि उनके बारे में अफवाहें फैलाई गईं। मुझे उम्मीद है कि किसी के बारे में राय बनाने से पहले लोग एक बार जरूर सोचेंगे। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यह दावा किया है पलाश मुच्छल ने। बड़ी खबर आ रही है, वंदे मातरम पर संसद में कल होने वाली चर्चा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और दावा किया कि कल संसद में वंदे मातरम पर जो चर्चा होगी उसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक्सपोज हो जाएंगे, जिन्होंने कई महापुरुषों की विरासत को खत्म किया। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस की वजह से सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो लायक थे। कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को, हो सकता है वो कांग्रेस के हो या कांग्रेस के बाहर के लोग हो, उनके लेगेसी को समाप्त किया है। अगर सही डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वोटिंग प्रणाली थी कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगर उसे फॉलो किया जाता तो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की ना कोई लेगेसी होती और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। साइडवेज रखा गया और दरकिनार किया गया सरदार पटेल को। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान को रचा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, जनता जनार्दन जानती है। कल पार्लियामेंट में जब चर्चा होगी वंदे मातरम को लेकर, तो नेहरू जी की असलियत तो सबके सामने आने वाली है। ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म था नेहरू जी का, कल जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर, मुझे लगता है द लेगेसी ऑफ नेहरू विल अगेन बी सब्जेक्टेड टू डिबेट, डिस्कशन एंड माइट बी एक्सपोजर। वो फिर एक्सपोज्ड होंगे कि आखिरकार नेहरू क्या थे। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां 5 सेकंड के अंदर 5 मंजिला होटल को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इस होटल को बनाया जा रहा था, तभी ये एक तरफ झुक गया और इसके बाद प्रशासन ने इसे गिराने का फैसला लिया और आज जयपुर के मालवीय नगर इलाके में बनाए जा रहे इस होटल को गिरा दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।